हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को एमसीक्यू के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही हमको समझना है, यही इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है, ताकि ये जब सीरीज एंड हो तो पॉलिटी की अगर बात की जाए तो आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों एक साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपका फैक्चुअल चीजें पूछती है अगर स्टेट पीएससी की बात करें, पर जब मेंस की बात आती है तो आंसर राइटिंग या अच्छे आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे। तो ये हमारी सीरीज है, इसमें शायद ये हमारी 15वीं या 16वीं वीडियो है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस आए उम्मीद करते हैं आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट जो हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो डिस्कस हो चुके हैं, तो उसको जरूर से देखिएगा। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट रहा करें, और जो भी मैं टास्क देता हूं ना वीडियो के दौरान, जो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको एज अ होमवर्क के फॉर्म में, तो उसे जरूर कमेंट्स में पिन डाउन किया करें। क्योंकि कमेंट से क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आता है कि जो सीरीज हमारी चल रही है वो आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है, और आपको और कैसी सीरीज चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन में मदद हो सके, वो भी अगर कुछ है तो आप कमेंट में जरूर पिन डाउन किया करिए। कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। तो फिर चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस मिनिस्ट्रीज में आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो आपका सिचुएटेड है। तो इसका आंसर, अगर आप लोग कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट पीएससीज में आते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा और वो पूछेगा कि किस मिनिस्ट्री से वो ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड है। तो कई बार क्या होता है, जिन्हें नहीं पता रहता है तो वो सोचते हैं कि अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी शायद वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, इस वजह से काफी लोग इसको आंसर मार देते हैं, पर ये आंसर सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। क्योंकि देखिए, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए, DAE, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगर हम इसकी बात करें तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, फिर आपका रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है आपकी एग्रीकल्चर में या आपका मेडिसिन में। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है वो सारी चीजें जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डील करता है। इस वजह से इसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर रहता है। क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे हम न्यूक्लियर पावर की बात कर लें, चाहे रेडिएशन टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, इस रेडिएशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम किस तरह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट technologies. That's why the control of or the administration of Department of Atomic Energy is directly under the PMO's office or the Prime Minister's office. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है। और क्यों आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो काफी ज्यादा सीरियस और इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन करता है। इस वजह से ये जो डिपार्टमेंट है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Comptroller and Auditor General of India act as the Chief Accountant and Auditor for the, मतलब ये पूछ रहा है कि जो कैग का काम है, क्या वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिर्फ, या दोनों के लिए? तो इसका आंसर है आपका यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के। अगर हम दोनों के अकाउंट्स की बात करें तो उन दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट कौन करता है? उन दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करता है आपका कैग। तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट में सोचेगा कि कैग का काम है कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना। यूनियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के खातों का जो ऑडिट है, ठीक है, जो रेवेन्यू हो गया, जो एक्सपेंडिचर हो गया, उसको ऑडिट कौन करता है? वो कैग करता है। अब कैग का काम क्या रहता है, मैं आपको बता चुका हूं कि कैग यानी कि ऑडिटिंग से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि जो सरकार के खर्चे हैं, जितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, जितने एक्सपेंडिचर जा रहे हैं, वो कितना आ रहा है, कितना रेवेन्यूज आया, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा किस जगह पे खर्च हुआ, अगर ज्यादा कहीं खर्च हुआ तो क्यों खर्च हुआ, जो स्कीम्स निकाली गई है या जिस स्कीम्स में कुछ पैसा एलोकेट किया गया है, क्या वो पैसा उस स्कीम के टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑडिट करते हैं आपका कैग। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपके कैग ऑडिट करते हैं। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही नहीं अकाउंट ऑडिट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। और इस ऑडिट से क्या होता है कि एक चीजें पता चलती है कि सरकार ने किसी स्कीम में इतना पैसा लगाया है,
वो पैसा टारगेटेड बेनिफिशरीज तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें जो हैं आसान भाषा में जो कैग जो है पहले रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और ये जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, फिर पार्लियामेंट में क्या होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीसीए पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये होता है कि जो कैग की रिपोर्ट है, क्योंकि देखिए कैग की अगर रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स उसमें होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो सबको समझ में नहीं आ सकते हैं। तो पीएसी का काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये होता है कि कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में उसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो कैग की रिपोर्ट है वो कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट फर्दर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमिटीज है, उनका काम क्या है कि कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करना आसान भाषा में, ताकि आसान भाषा में सबको समझ में आ सके। क्लियर हो गया। कभी कभी इस तरह क्रोनोलॉजिकल वाइज क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट का, ठीक है, अपॉइंटमेंट का पीरियड क्या होता है, अगर हम कैग की बात करें तो वो है आपका 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो भी अर्ली होगा वो आपका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट का पीरियड ये होता है, सिर्फ 6 ईयर्स नहीं होता है, अप टू 65 ईयर्स भी नहीं होता है, इन दोनों में से या तो 6 साल या तो 65 साल, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वो आपका टेन्योर होता है कैग का। और कैग के आर्टिकल्स कहां से है, आर्टिकल 148। कभी कभी डायरेक्ट स्टेट ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि आप लोग को पता होगा, पर मेरा काम यह है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी सी छोटी चीजें भी हों, आपको बताएं, ताकि अगर इनकेस आप भूल चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाए, और अगर आपको आता है तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल अभी तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है आपका यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग ना होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आंसर है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी अगर बात करें तो इट इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट पोस्ट इन द यूनियन गवर्नमेंट। तो होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ रहा है कि कौन सी हाईएस्ट सिविल सर्वेंट की पोस्ट है, यानी कि एक सिविल सर्वेंट हाईएस्ट कहां तक पहुंचेगा, हाईएस्ट पहुंचेगा आपका कैबिनेट सेक्रेटरी तक। तो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट जॉब, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट पोस्ट इन द यूनियन गवर्नमेंट इज योर कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज नॉट होम सेक्रेटरी, इट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं थी। इंडिया दी कॉम्प्ट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये कॉम्प्ट्रोलर कैग की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये ध्यान देना, कभी कभी इस तरह के ना ये अजीब से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट पीएससी पूछ लेता है, अजीब से कुछ रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी इंडक्ट कर दिया है। तो इन इंडिया द कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी। क्या वो हर साल रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो 6 महीने में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो 3 महीने में रिप्रेजेंट करते हैं, या हर 1 महीने में। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो वो है आपका हर साल, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये हर साल एक डिटेल एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, किसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हर साल। अब अगर हम कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये एक आपकी एपेक्स अथॉरिटी होती है, एपेक्स अथॉरिटी होती है आपकी, जो कि गवर्नमेंट की अकाउंटिंग की काम आती है। ठीक है, अकाउंटिंग अलग है, ऑडिटिंग अलग है। ठीक है, अकाउंटिंग की काम आती है, तो ये आपकी एपेक्स अथॉरिटी है जो आपकी गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग की काम आती है, और ये हर साल आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक डिटेल एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, जो कि हर साल आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रेजेंट होती है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका आंसर दोनों ही नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर हो गया। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना कभी कभी स्टेट पीएससीज में आ जाते हैं, तो इस सीरीज को का बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने कॉन्सेप्ट हो सके वो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा सके, क्वेश्चंस के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ ये इस तरह के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टेट पीएससी पूछता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी इंडक्ट किए गए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो ऐसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना एकदम फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आप लॉजिक नहीं लगा सकते। आपको पता होगा या तो नहीं पता है, आपको पता होगा कि कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक डिटेल और एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो ये आपको या तो पता है या तो नहीं पता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है, एजीआई पे देखते क्या है। बताना कि दोनों में से चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। लेट्स सी। व्हेन इट कम्स टू एजीआई, इट टेक पार्ट्स इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए, देखिए क्या होता है, कई बार सरकार के खिलाफ पिटीशंस फाइल होते हैं। ठीक है, एजीआई का रोल मैं आपको बता रहा हूं। कई बार सरकार के खिलाफ बहुत सारे पिटीशंस फाइल होते हैं। तो जैसे हम अपने डिफेंस में वकील रखते हैं ना, एडवोकेट रखते हैं, उसी तरीके से सरकार भी अपने डिफेंस में एक एडवोकेट रखती है। तो उस पोस्ट का, ठीक है, जो सरकार के लीगल मैटर्स को देखेगा, उस पोस्ट का नाम है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि सरकार के खिलाफ कोई पिटीशन है और सरकार की पेशी है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो सरकार के बिहाफ पे कौन जाएगा सरकार का डिफेंस बताने के लिए? वो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार के जितने भी लीगल मैटर्स हैं, और ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स हैं, या कोई भी उनके खिलाफ कोई भी कहीं भी कुछ केस है, तो सरकार के डिफेंस में कौन जाएंगे? सरकार के डिफेंस में जाएंगे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अगर हम एजीआई की बात करें तो ये बिल्कुल प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में ही ले रहे हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट ले सकते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो पार्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ वो लोकसभा राज्यसभा में बोल भी सकते हैं, किसी कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई सारी कमिटीज होती है ना पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है, जो बहुत सारे बिल्स आते हैं ना, जैसे कोई बिल पेश हुआ, आप उस बिल में कोई स्क्रूटनी करनी है, तो वो बिल पास नहीं होता है, वो बिल होल्ड पे चला गया, वो बिल को रिफर कर दिया जाता है किसी स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब स्टैंडिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना मीट करेंगे, बिल में जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करेंगे, और फिर से एक न्यू बिल में जो भी अमेंडमेंट करके फिर से वो पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट उसे पेश करेगा। अगर वो बिल पास होता है राज्यसभा लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर वो जो बिल है वो कानून बन जाएगा। तो किसी भी कमेटी में मेंबर भी बन सकते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वोट नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते हैं एजीआई, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि वोट नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, किसी कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, पर सिर्फ जो कंडीशन ये है कि वोट नहीं दे सकते। क्योंकि वोट नहीं देने का एक रीजन है, क्योंकि एजीआई की अगर हम बात करें तो एजीआई इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं। ठीक है, इस वजह से उनको वोट करने की पावर नहीं है। बाकी प्रोसीडिंग में टेक पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, किसी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। यानी कि व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग वोट्स, एजीआई इज नॉट अलाउड टू वोट इन द पार्लियामेंट, दैट्स इट इज द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 आपका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का सही आंसर बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। एजीआई क्या है, उनका रोल क्या है, ठीक है, किस वजह से ये ऑफिस फॉर्म किया गया, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था बताने का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हाँ, एक और चीज है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, एजीआई को अपॉइंट कौन करता है? एजीआई को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एजीआई अपॉइंट होते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? कोई भी एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, सरकार का डिफेंस पेश करना है, तो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इनकी एलिजिबिलिटी होगी। एलिजिबिलिटी यह है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 5 सालों से किसी भी हाई कोर्ट में जज है, या 10 सालों से किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से ये एलिजिबल हैं कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट संभाल सकते हैं। तो किस लिए ऑफिस बनाया गया? सरकार के लीगल मैटर्स को संभालने के लिए। क्या क्या उनकी कंडीशन है कि प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, एजीआई प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, दोनों हाउसेस के, बोल सकते हैं, किसी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं कर सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशंस होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है?
कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है वो पूरी तरीके से एजीआई पोस्ट बन सकते हैं, एजीआई का पोस्ट संभाल सकते हैं। यानी कि 5 सालों तक किसी हाई कोर्ट में जज हैं या 10 सालों तक किसी एज एन एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं कि वो एजीआई का जो पद है वो संभाल सकते हैं। क्लियर हो गया। और जितने भी, एक चीज और है एजीआई के बारे में, जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जितने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उनकी ऑडियंस बन सकते हैं एजीआई। इवन ऐसे केस जो कि आपका ओपन नहीं होते पब्लिक के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आम जनता को अलाउ नहीं किया जाता है, वैसे केसेस में भी एजीआई जो हैं वो एज एन ऑडियंस आ सकते हैं। क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। तो एजीआई के बाहर इससे ऊपर ना कोई कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस पोस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, कहां क्या क्या वो फंक्शंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इस एक क्वेश्चन से, ठीक है, एजीआई का मैंने एक क्वेश्चन इंडेंट किया था ताकि आपको सारी चीजें एजीआई का जो है वो मैं आपको बता दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें एजीआई के बारे में समझ में आ गई होंगी। और एक लास्ट पॉइंट और है, और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम एजीआई की बात करें तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स, ठीक है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है एजीआई का कि इतने साल तक रहना है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स में आते हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और स्टेट पीएससी, इवन यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोई भी जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, चाहे कैग हो गया, चाहे एजीआई हो गया, इन सारे के रिलेटेड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, और कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट्स रहते हैं और कंफ्यूजन होती है। अब इस तरह के ना 4-5 स्टेटमेंट आ जाएंगे बड़े बड़े, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से सारी चीजें मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एजीआई से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता दी है। कोई डाउट रह जाएगा कमेंट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है। इन सारे स्टेटमेंट में क्या सही बताते हैं। ही इज अपॉइंटेड, यानी कि एजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बता चुका हूं, पूरी तरीके से सही है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी जज बताया कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरीके से एलिजिबल है एजीआई पद के या एजीआई पोस्ट को संभालने के लिए। लास्ट क्या, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट टू ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजीआई के पास कोर्ट प्रोसीडिंग, जितनी भी भारत में कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उनका ये राइट है कि वो एज एन ऑडियंस किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको देख सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, बीट सुप्रीम कोर्ट, बीट हाई कोर्ट, और एनी अदर लोअर कोर्ट्स। क्लियर हो गया। सारी चीजें मैं बता चुका हूं, कोई खास इसमें चीजें नहीं है। हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, आपको बता चुका हूं कि ये पोस्ट ही इस वजह से बनाई गई थी कि भाई सरकार के लीगल मैटर्स कौन देखेगा। जैसे अगर हम पे कोई बात आती है तो हम अपने डिफेंस में एक एडवोकेट, एक लॉयर हायर करते हैं, उसी तरीके से सरकार के खिलाफ अगर कोई पिटीशन हो रहा है या सरकार का कोई लीगल मैटर है तो उनका लीगल मैटर्स कौन देखेगा, वो है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। Who among the following can participate in the proceedings of both the houses of parliament? आपको बता चुका हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं, सॉलिसिटर जनरल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Who is known as the first law officer of India? कभी कभी ना ये स्ट्रेट ऑफ इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो एजीआई को ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा नया स्टेटमेंट आ गया। तो एजीआई को ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आसान सा क्वेश्चन, कुछ खास इसमें ट्रिक नहीं है। अब हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है वो है आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, देखिए एजीआई का काम क्या है, एजीआई का काम है टू लुक इनटू द लीगल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, टू लुक इनटू द लीगल मैटर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बट क्या होता है, कभी कभी एजीआई पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत सारे केसेस है, बहुत ज्यादा लीगल मैटर्स है, तो एजीआई को असिस्ट करने के लिए आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एजीआई कोई लीगल मैटर है, ठीक है, कोई लीगल मैटर है और कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में बोला गया है कि सरकार
सरकार को डिफेंस में अपना बताना है, ठीक है, कोई भी लीगल मैटर। अब एजीआई शायद कहीं और है या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे मौके पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो सरकार के डिफेंस में बातें कहें या जो भी प्रूफ्स है वो रखें। तो एजीआई पे कभी कभी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज्यादा लीगल मैटर्स हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ही आपका सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है आपके एजीआई, एंड द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज योर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर हो गया किस वजह से, क्या ऑब्जेक्टिव था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Comptroller and Auditor General is appointed by the President। अब कैग हमें पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पर वो रिमूव कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे रिमूव किया जाता है। तो अगर हम कैग के रिमूवल की बात करें, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मैंने आपको बताया कि भाई सरकार के जितने भी खाते हैं उनको ऑडिटिंग, उसकी ऑडिटिंग कौन करता है, उसको ऑडिटिंग कैग करता है। इसी से पता चलता है कि सरकार कहां पे कितना पैसा लगा रही है, क्या जो स्कीम में जो पैसा खर्च हो रहा है, क्या वो इस स्कीम का फायदा हो रहा है, जो स्कीम में जो भी सोशल स्कीम्स हैं, जो पैसा इतना ज्यादा लग रहा है, क्या वो पैसा टारगेटेड बेनिफिशियरीज के पास पहुंच रहा है कि बीच में कहीं गायब हो जा रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन बताता है, वो आपका कैग बताता है। तो कैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इस वजह से इनका रिमूवल जो है, इनका रिमूवल इज सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव करते हैं, उसी तरीका का सेम प्रोसेस वी फॉलो टू रिमूव कैग, यानी कि दोनों हाउसेस से, ठीक है, दोनों हाउसेस से आपका, अगर हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, दोनों हाउसेस से आपका स्पेशल मेजॉरिटी से, नॉट सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से जब पास होगा ये रेजोल्यूशन, तभी जाके जो कैग है वो रिमूव होंगे, क्योंकि कैग एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस वजह से ये जो प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि ना कैग के ऊपर ये फियर ना हो कि भाई अगर मैं कुछ ऑडिट कर रहा हूं तो अगर रिमूवल बहुत इजी हो जाएगा तो कोई भी रिमूव कर सकता है। इस वजह से कैग की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, so that's why they have provided, CAG has been provided as removal as same as judge of the Supreme Court, यानी कि दोनों हाउसेस से बीट राज्यसभा बीट लोकसभा, दोनों हाउसेस से वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। जब दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद ही जो कैग हैं वो रिमूव हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका on the recommendation of the by the Supreme Court on an address from both houses of the parliament, ठीक है, both houses of the parliament। ये मत सोचेगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर दे रहा है, नहीं। अगर इस तरह होता तो इस पोस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं, इस पोस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती। तो ये पोस्ट बिल्कुल भी आपका, इस पोस्ट में एग्जीक्यूटिव का ज्यादा इंटरफियर ना हो, इस वजह से दोनों हाउसेस से आपका पार्लियामेंट, चाहे हम राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, उसके बाद ही जो कैग है वो रिमूव हो सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि कैग को ही आपका बोला जाता है कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, क्योंकि ये बता रहे ना जो हम पैसा, जो हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, उससे जो स्कीम्स बनाई जा रही हैं या जो भी पैसा सरकार लगा रही है, क्या वो पैसा जहां पे टारगेट किया जा रहा है, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, क्या वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो क्या रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे, यानी कि पब्लिक पर्स के गार्जियन कौन है, पब्लिक पर्स के गार्जियन बोला जाता है आपका कैग को। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। Which one of the following duties is not performed by the CAG, ठीक है, ये नॉट लिखा हुआ है। बार बार मैं इस तरह के क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता हूं जिसमें नॉट लिखा रहता है या इनकरेक्ट लिखा रहता है, क्योंकि मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना नॉट को, नॉट इंक्लूडेड या नॉट परफॉर्म देखेंगे ही नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे ही नहीं, बस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज परफॉर्म बाय कैग मार के आ जाएंगे। बाद में जब घर पहुंचेंगे फिर देखेंगे अच्छा नॉट भी था यार। तो घर में देखने से अच्छा है कि जब एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो उसी वक्त इस नोट को ध्यान से करो। इस वजह से मैंने बार बार बोला है कि एग्जाम में जितने ज्यादा कूल रहेंगे, जितना ज्यादा कंपोज होके जाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आप जो आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो कर ही सकते हैं, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डाउट है, तो अगर आप कूल हैं, पूरी तरीके से टेंशन फ्री हैं, तो वहां पे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए
टेंशन फ्री होके जाइएगा, जितना हो सके उतना कूल रहेगा, कंपोज रहेगा। क्लियर हो गया? तो 4 फंक्शंस दिया गया है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कैग परफॉर्म नहीं करते हैं। देख लेते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी पैसे जा रहे हैं उनकी ऑडिट और रिपोर्ट कौन बनाता है? ऑडिट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इस पर रिपोर्ट बनाते हैं। क्या पूरी तरीके से परफॉर्म फंक्शन करते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटेंजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट। 3 तरह के फंड्स होते हैं। ये जब हम एक प्रॉपर जब पॉलिटी के चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे तो हम उसमें सारा फंड्स का देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड्स और आपके पब्लिक अकाउंट्स, ये 3 फंड्स होते हैं। तो इन 3 फंड्स के रिपोर्ट जो है आपका कैग प्रिपेयर करते हैं। पूरी तरीके से सही है, बी ऑप्शन भी सही है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सारा चीजें बताते भी देखते हैं। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेंजर। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कैग जो है वो कंट्रोल करते हैं पब्लिक मनी को, ठीक है, पब्लिक मनी को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ इशू भी करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक रेवेन्यू है वो लॉस्ड हो एक्सचेंजर के साथ। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। कैग की अगर बात करें तो वो पब्लिक मनी को इशू नहीं करते हैं। कैग का काम क्या है? कैग का काम ये है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, जो सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है, जो सरकार ने चीजें बताई हैं कि हम इतना सारा पैसा या पर्टिकुलर एक्स अमाउंट जो है हम इस स्कीम में खर्च कर रहे हैं, या हम इतना पर्टिकुलर एक्स अमाउंट हम डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, या हम साइंस में खर्च कर रहे हैं, या हम एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, या हम हेल्थ केयर में खर्च कर रहे हैं। तो वो जो कोटेड अमाउंट किया गया है कि हम इतना कोटेड अमाउंट जो है मिनिस्ट्री में हेल्थ में कर रहे हैं या एजुकेशन में कर रहे हैं, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका फायदा जो टारगेट बेनिफिशरीज को मिलना चाहिए, जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीजों का, ये सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बट जहां पे बात आती है कि वो कंट्रोल नहीं करते हैं और इशू नहीं करते हैं पब्लिक मनी, तो ये थोड़े से क्या होते हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट्स बड़े बड़े होते हैं, पर आप आराम से अगर रीड करोगे, ठीक है, आराम से रीड करोगे, थोड़ा सा लॉजिक से देखोगे यार, तो बहुत ही इजी आप समझ सकते हो कि हाँ यार, कैग का काम ये तो नहीं है, वो कंट्रोल इशू और वो पब्लिक मनी को कंट्रोल नहीं कर रहे और इशू नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसका फंक्शन क्या है, कौन सा कैग फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं? टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेंजर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना मैक्सिमम इंटरवल होता है 2 सेशंस, बाहर पार्लियामेंट के सेशंस में मिलने का। ठीक है, कोई सेशन हुआ, कोई सेशन हुआ विंटर सेशन, अब मॉनसून सेशन कितने महीने में, मैक्सिमम कितने महीने बाद मिलेगा? तो इसका आंसर है आपका 6 महीने। तो इस वजह से अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि मिनिमम एक साल में जो पार्लियामेंट है उसके 2 सेशन तो होंगे ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी सही है, क्योंकि भाई 12 महीने होते हैं, अगर 6 महीना मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार तो मिनिमम होगा ही होगा सेशन ना। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट भी आ जाता है कि मिनिमम एक साल में 2 सेशंस तो मिनिमम पार्लियामेंट के होंगे ही होंगे। तो पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरवल जो है मिलने का वो क्या है, मैक्सिमम जो है 6 महीने के बियॉन्ड नहीं हो सकता, मैक्सिमम 6 महीना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज चेक्ड। यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के विधायी अधिशेष कैसे रोका जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए, ठीक है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो उनको कैसे, उनका जो लेजिस्लेटिव एक्सेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर आपका जुडिशियल रिव्यू। भाई जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू का काम यह है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कब यूज करती है? सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशियल रिव्यू तब यूज करती है, कोई कानून आया, कोई बिल पेश हुआ, ठीक है, कोई बिल पेश हुआ, बिल पास हो गया, दोनों हाउसेस से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, पर ये जो बिल है ये शायद बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अगर वॉयलेट कर रहा होगा, तो जुडिशरी के पास ये पावर है, यूजिंग इट्स जुडिशियल रिव्यू टू कट डाउन दिस पर्टिकुलर क्लॉज और द इंटायर लॉ। सो ये जुडिशियल रिव्यू से क्या हो रहा है? जुडिशियल रिव्यू से ये जो एक्सेस पावर है आपकी, चाहे पार्लियामेंट की हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो रोकी जा रही है। तो किसके द्वारा रोकी जा रही है? ना प्रेसिडेंट के द्वारा, ना गवर्नर के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। इलेक्शंस अलग चीज है, तो वो आपका एकमात्र ऑप्शन है जो है वो है आपका जुडिशियल रिव्यू। कंफ्यूज मत होइएगा, इस क्वेश्चन को समझ में, शायद ये क्वेश्चन
जब पढ़ें, चाहे हिंदी में भी चाहे इंग्लिश में भी, शायद उस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, पर मैंने आपको समझा दिया है कि जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं आपके, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज हो, उनके एक्शंस को कंट्रोल या रोका, ठीक है। एक्सेस तो भाई उनको भी तो रोका जाएगा ना, तो कोई भी बिल आ सकता है, तो वो कोई भी बिल ना लाएं, वो कौन सुनिश्चित करता है? वो सुनिश्चित करता है जुडिशियल रिव्यू। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है कि जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बिल पास हुआ है और उसका कोई क्लॉज वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है या पूरा लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहा है, तो जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव? यानी कि विपक्ष, अगर विपक्ष के लिए रिकॉग्नाइज होना, ऑफिशियल विपक्ष, ठीक है, पार्लियामेंट में ऑफिशियल विपक्ष बनना है, ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप की तरह रिकॉग्नाइज होना है, तो कितनी सीट्स, ठीक है, कितनी सीट्स होनी चाहिए कम से कम? तो इसका आंसर है आपका 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। चाहे राज्यसभा में ऑफिशियल ऑपोजिशन हो, लोकसभा में, अगर उनके पास ऑपोजिशन के पास अगर 1/10 सीट्स हैं, और 1/10 किसकी? 1/10 उस पर्टिकुलर हाउस की टोटल मेंबरशिप की, उस पर्टिकुलर हाउस की टोटल मेंबरशिप की, उस पर्टिकुलर हाउस की टोटल मेंबरशिप की अगर 1/10 सीट्स हैं, देन दैट पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट और इन दैट पर्टिकुलर हाउस। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी 1/6, 1/10, 1/4 आता, कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम घर पे देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आती है, पर जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। हमें पता नहीं क्यों लगने लगता कि 1/6 कहीं है, कहीं 1/4 तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पैनिक मत हो जाइएगा, 1/10 इसका स्ट्रेट अवे आंसर है। जो क्वेश्चंस के आंसर आप घर में सही कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस का सही आंसर आप एग्जाम में भी सही करेंगे, तो डाउट मत करने लग जाएगा। क्या होता है, कुछ लोग ना घर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल सही, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं इतने ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने पे कि आते आते क्वेश्चन जो किए हैं सॉल्व घर पर, वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगती ना, तो कंफ्यूजन लीड्स टू केओस। तो केओस की तरफ नहीं जाना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। जितना आप सिंप्लीफाई करके अपनी जर्नी चलोगे, उतना ईजी है कि आप आपका जो डिजायर्ड गोल है, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी स्टेट अदर पीएससी एग्जामिनेशन, और वॉट एवर your goal is, you'll be able to reach that goal if you are simplified in your journey, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूजन लीड्स टू केओस। जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड रहोगे, जितना ज्यादा कंपोज रहोगे, कूल रहोगे, यू विल बी एबल टू रीच और टू ऑब्टेन योर डिजायर्ड गोल्स। क्लियर हो गया? तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो जरूर से आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट में पिन डाउन कर दिया करिए, क्योंकि मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जो भी डाउट हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपका मैं कवर कर दूं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और सेशन एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको एक बार सीरियसली प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों की, मैं कॉम्बो की बात कर रहा हूं, ये दोनों कोर्स कॉम्बो में है, यूपीएससी और साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीएससीज हैं। अगर आपको तैयारी करनी है एक बार सीरियसली से, तो स्टडी IQ के पोर्टल पे जा सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत लगा देना, ये प्राइस मत पे कर देना। कोड लगाओगे अगर RS लाइव, ठीक है, कोड लगाओगे अगर RS लाइव, देन यू विल बी एबल to purchase this entire combo that includes UPSC and the various state PSCs only in 21,999। तो स्टडी IQ के पोर्टल पे गए तो गलती से अगर कूपन कोड नहीं अप्लाई करोगे तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, पर अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई कर दोगे दैट इज RS Live, then you will be able to get the same course in the amount 21,999। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, वो देना था। इसके साथ सेशन को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।